इस राष्ट्र की पहचान को मिटाने वाले लोग, जिन्होंने प्रयागराज को अल्लाहाबाद रख दिया था, जिन्होंने अयोध्या को फैजाबाद कर दिया था, दिल्ली के अंदर हुमायूं रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, बाबर रोड थी, आप उन सड़कों में चलने के लिए मजबूर थे और बार बार आपके मन में यह चोट लगती थी कि जिस बाबर ने मेरी पुरखों, मेरी माओ बहनों के साथ रेप किया है, यह सड़क उसके नाम से क्यों है। आप इस दुख में, इस दर्द में, इस घायल अवस्था में बिना किसी से लड़े आप जिए जा रहे थे। 2017 में अपने कैरियर के जितने भी दौर गुजरे हैं, उसमें 4-5 लोकसभा चुनाव देखे। मैं ये घटना बार बार सुनाता हूं ताकि आपके अंदर वो आत्मविश्वास बढ़ जाए। मुझे बनारस जाना था। आज बनारस से मेरा रिश्ता यह है कि मेरे साथ एक नाम आप सुनते हैं, ओम नरेश यादव, वो बनारस के हैं। तब मैं इनको नहीं जानता था और मैं बनारस में जब उतरा एयरपोर्ट पर, तो जो टैक्सी वहां मुझे लेने आने वाली थी, उस टैक्सी में मैं बैठा और चला गया। तो मुझे लोगों ने बताया कि बनारस में बड़ी पतली गलियां हैं, वो टैक्सी वाला शहर नहीं है, वो रिक्शे वाला शहर है। तो अमूमन एक जर्नलिस्ट के तौर पे आदत होती है कि बातचीत आप टैक्सी वाले से करते हैं, कुछ माहौल का फील करते हैं। आप ताज्जुब करेंगे, मैं होटल तक पहुंचता तब तक सिर्फ मैंने 2 या 3 बातें उससे की और फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे की अपनी फ्लाइट वापस कर ली। मैंने उस टैक्सी वाले से सिर्फ यही पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। मेरी मंशा थी कि वो मुझे अपना पूरा नाम बता दे, तो मैं ये तथाकथित जो एनालिसिस होती है कास्ट के नाम पे, उससे कुछ पता चले। उसने कहा राकेश। मैंने कहा पूरा नाम क्या है? राकेश। मैंने कहा तुम्हारी जाति क्या है? उसने मालूम है क्या जवाब दिया? उसने कहा साहब मैं हिंदू हूं, बस मुझे यही पता है। मैंने बहुत ज्यादा उस पर अगर मगर नहीं की। मैंने कहा कि अब माई का लाल कोई इसको हरा नहीं सकता। 2014 के चुनाव में भारत के सनातनी ने यादव, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण होके वोट नहीं दिया, आपने सिर्फ सनातनी होके वोट दिया, जिसका यह परिणाम है। इसलिए आप वोट किसी को दे, यह महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं है। लेकिन आज भी मैं कहता हूं, 700 साल आपने सारे एक्सपेरिमेंट देखे और पिछले 73 साल से कोई ऐसा पक्ष और विपक्ष की पार्टी नहीं है जिसे आपने नहीं देखा। ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री देखे, क्योंकि आप जो लोग विदेश जाते हैं तब आपको एहसास होता है कि आप कौन हैं और आप कहां खड़े हैं। अपने घर में अपने लोगों के बीच में बड़ी गाड़ी और महंगा कपड़ा लेके रौब गालिब करने से आप बड़े नहीं होते। दुनिया आपको आचार्य चाणक्य से जानती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जानती है, भगवान कृष्ण से जानती है, ये नकली पिताजी से नहीं जानती है। माफ कीजिएगा, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा। वो हमारे समाज में, हमारी सभ्यता में सरोकारों में एक ही बात कही है, जो उम्र से बड़ा है उसको आदर से नाम लेना चाहिए। मैंने पिताजी लगाया है, मैंने उनके सम्मान में कोई बात ऐसी नहीं कही है। लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर आपसे बड़ा है और कोई ऐसी बात कह रहा है जो तथ्यों से बिल्कुल परे है, तो सम्मानित भाषा में उसे अपमानित करने का पूरा अधिकार है। किसी व्यक्ति विशेष पर मत लीजिए। एक विजनरी है, एक पिताजी थे, दूसरे विजनरी हैं। जब भी देखो उनकी विजन तनी कहां रहती थी।
लोग ढूंढते थे कि इनकी विजन सही जगह से कहां चली जाती है। उनको विजनरी बता दिया गया। वो इतने विजनरी थे कि जब उन्होंने 15 अगस्त 1947 को पार्लियामेंट में स्पीच दी तो उन्होंने अंग्रेजी में स्पीच दी। उन्हें बताया गया कि भारत के लोग हिंदी नहीं जानते। धारा प्रवाह अब वो यहां पे दे रहे थे या ग्रेट ब्रिटेन को बताने के लिए दे रहे थे। और ताज्जुब यह है, आज की जनरेशन को नहीं पता कि ये आलू वाला क्यों पैदा हुआ है। हमको बताया जा रहा है कि हम बाहर से आए थे, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। लेकिन ताज्जुब यह है कि जिस पार्टी के मूल में, जिसकी पैदाइश में, जिसके नामकरण सजमान में जो जजमान थे वही अंग्रेज थे। ये कांग्रेस पार्टी, मेरा देखिए उनसे कोई निजी झगड़ा नहीं है, मैं सत्य की बात बताना चाहता हूं आपको। कोई मेरा निजी झगड़ा नहीं है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी 1885 में उत्तर प्रदेश के शहर इटावा, वहां के एक कलेक्टर जो ब्रिटेन के अंदर खुफिया विभाग का एक अधिकारी था, उसको एजेंडे के तहत इंडिया भेजा गया और उससे कहा गया कि ऐसे आपको करना है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो गुस्सा है, जो आंदोलन है, उसके और अंग्रेजों के बीच में एक दीवार खड़ी करनी है। और यह सारा मंथन वहां से शुरू हुआ जिसे आप 1857 कहते हैं। हमने छोटा मोटा घपला नहीं किया है, हम बहुत बड़े घपलेबाज हैं। 1857 में उत्तर प्रदेश के शहर बलिया, उस बलिया में पैदा हुआ एक युवक जो 24 कैरेट का ब्राह्मण था, जनेऊ पहनने वाला ब्राह्मण, मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण, अपने शास्त्रों की उसको पूरी तरीके से समझ। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो कुछ भी हवा में कह देते हैं। मैं कुछ भी कहने वालों को जाने नहीं दूंगा। आज 1857 में बलिया के उस पुत्र ने, उस सुपुत्र ने मेरठ के अंदर जनेऊधारी ब्राह्मण ने जब समय की मांग थी कि ए ब्राह्मण अपने ब्राह्मण होने का परिचय दे, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं तो सिर्फ पूजा पाठ कराता हूं। नहीं, उसका आदर्श परशुराम था। समय आया, उस जनेऊधारी ब्राह्मण ने अपनी बंदूक उठाई और अंग्रेज अफसर के सीने में 4 गोलियां उतार दी। हम उसके वंशज हैं। हमारा हीरो वो है जिसे मंगल पांडे कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जो कि ये बात आ गई है तो मैं आपको उसकी सच्चाई बताना चाहता हूं। महापाप किया है, और जिन्होंने ये पाप किया है इसीलिए आज उनकी औलादें आलू से सोना बना रही है। ऐसा पाप दुनिया के किसी इतिहास में नहीं मिलता। मैं बलिया गया, उनके घर तक गया, जो उनकी स्मृति में मूर्ति लगी है वहां भी गया। लेकिन ऐसा तथ्य मुझे पता चला कि जैसे ही वो डेट, मुझे सारा प्रदेश साफ हो गया। और मैंने उस दिन प्रण कहा कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में मैं जाऊं, मैं ये बात सबके सामने रखूंगा। किताबों में कुछ लिख दिया है, आपने पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन मैं किताब से नहीं बताता, मैं ओरिजिनल सोर्स से बताता हूं। मेरी बात को चेक कीजिएगा।
और कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ। आपने अपने योद्धाओं को सिर्फ मरने ही नहीं दिया, उनके मरने के बाद भी चोरों ने, दलालों ने कैसे उनको समाप्त कर दिया कि आपके मन मस्तिष्क से वो कभी आए ना। अभी अगले महीने जनवरी आने वाली है। जनवरी के महीने के अंत में आप दुख मनाते हैं और 30 जनवरी को पिताजी चले गए। लेकिन षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र यह है कि 30 जनवरी पिताजी के जाने का दिन है, क्योंकि पिताजी को आगे रखकर 70 साल तक दुकान चलाई गई है। लेकिन कितने मक्कार और शातिर लोग थे कि 30 जनवरी को पिताजी गए हैं तो लोगों की मेमोरी में 30 जनवरी रहनी चाहिए। अगर 30 जनवरी को भारत की धरती पर कोई और घटना घटी है, अगर उसे बता दिया तो पिताजी को लोग याद नहीं करेंगे। इसलिए मंगल पांडे रिकॉर्ड में, बलिया के अंदर इतिहास की किताबों में नहीं बताया गया कि मंगल पांडे 30 जनवरी को पैदा हुआ था। अगर 30 जनवरी की डेट आ जाती तो भारत का युवा, भारत के सैनिक, भारत का समाज मंगल पांडे को अपना हीरो मानता। यहां तक घपला है। जिस शख्स को 1945 में आपने एक प्लेन दुर्घटना में मरा दिखाया, क्योंकि 45 में स्थिति कुछ और थी और 47 के बाद स्थिति कुछ और हो गई। वही लोग जो 45 में सुभाष को मरा हुआ दिखा रहे हैं एक प्लेन क्रैश की थ्योरी बना करके, उन लोगों को कितना डर था। हमारा एक युवा साथी अनुज धर, पत्रकार, उसने भी अपनी नौकरी छोड़ दी है। पिछले 20 साल से उसने अपने पूरे जीवन को सुभाष की खोज में लगा दिया है। और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं आर्काइव के अंदर, जिसे पिछली सत्ताओं ने कभी कोशिश की कि ये आप तक न पहुंचे। इसलिए हर युवा से कहता हूं कि इस संचार क्रांति में तुम्हें किसी इंफॉर्मेशन से दुनिया रोक नहीं सकती, और इंफॉर्मेशन करेक्ट हो तो जगह जगह, चौराहे चौराहे बताओ। इसके बताने से ही सनातनी जाग जाएगा। कुछ नहीं करना है। आपको ताज्जुब होगा, 3 मूर्ति जहां फूलवले चता का इतिहास और प्रधानमंत्री निवास था, उन्होंने अपने अलावा किसी को नहीं रहने दिया। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री में, लेकिन 3 मूर्ति नहीं रहने दिया। ये गरीब 2 कौड़ी का आदमी ये यहां रहेगा, वो नहीं रहने दिया उन्होंने। बाद में भी लोग नहीं रह पाए। 14 में जिसे भेजा वो वहां रहने नहीं गया। उस भवन का नाम है जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय। उनके तमाम महान कृत उसमें दबे हुए हैं। उसने कुछ नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि मैं यहां रहूंगा। जो प्रधानमंत्री का निवास रेस कोर्स रोड कहलाता था, जहां घोड़ों की दौड़ के ऊपर जुआ होता था,
उस रेस कोर्स रोड पर प्रधानमंत्री का घर था, तो कुछ तो रेस कोर्स का असर अंदर भी आता होगा। उसने उस जगह का नाम बदल दिया है। लोग बोले नाम बदलने से क्या होता है? कि नाम बदलने से यह होता है कि तीन मूर्ति में हमारे बुजुर्ग, हमारे 30-40 साल पुराने दोस्त, गलती से उन्होंने तीन मूर्ति में उनको बिठा दिया और उन्होंने भी कोई बहुत लाभ हानि का एजेंडा नहीं देखा। उन्होंने भी पूरी तीन मूर्ति में जितने राज दफन थे उन सारे राज की फोटोकॉपी करा ली। और क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, प्रोफेसर हैं, रिटायर हो गए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे कागज निकाले जिससे पता चलता है कि क्या हुआ था। और आपके आदमी ने जब उनको बिठाया तो उनसे कहा कि इस तीन मूर्ति में जो जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय है, इसमें एक काम करिए, पहले प्रधानमंत्री से और मेरे तक के जितने प्रधानमंत्री हैं उनका इतिहास लिखिए, उनके अचीवमेंट लिखिए, और जब वो सब कुछ हो गया तो एक दिन उसका नाम बदलकर रख दिया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय। अब चचा के वारिस परेशान है, सत्ता गई, अब तो घर बार भी चला गया। और वहीं से ये डॉक्यूमेंट निकला कि सुभाष की फैमिली, सुभाष चंद्र बोस 45 की प्लेन घटना में नहीं मारे गए, सुभाष जीवित थे। और जो काल्पनिक आपको लगती होंगी, क्योंकि पुरानी बीमारी अभी आसानी से गए नहीं है, अनुज धर ने पूरी दुनिया से दस्तावेज ला करके ये साबित कर दिया कि अयोध्या जो आज भारतवासी के हर के मुंह के ऊपर चढ़ी हुई है, हर आदमी का रास्ता, हर बस, हर प्लेन, हर ट्रेन अयोध्या जा रही है। उसी अयोध्या में एक कमरे में एक आदमी की, एक बुजुर्ग की, एक लंबी दाढ़ी वाले बाबा की मृत्यु हुई और सरकार ने उस मृत्यु के बाद यह खबर लीक नहीं होने दी, क्योंकि उसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामला थे। अयोध्या में एक कमरे में रहने वाला आदमी जर्मन की भाषा में छपने वाली किताब पढ़ रहा है, टाइम्स मैगजीन बजा रहा है, और उसके खाने पीने रहने की जितनी चीजें हैं सारी विदेशी हैं, और रात में गेरुआ वस्त्र निकाल करके वो जगह जगह लोगों से मिल रहा है। जिसको भारत गुमनामी बाबा मानती है, वही सुभाष चंद्र बोस थे। उनकी सरकार ने 1958 तक सुभाष चंद्र बोस के बंगाल कलकत्ता के अंदर जो घर था उसकी जासूसी कराई, सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। हम आजाद हैं, ये आज भी आपको बताया जाता है, आप आजाद वाजाद कुछ नहीं। बड़ा पाखंड है। 1968 भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखने वाली एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में आईबी कहते हैं, मैं 1968 की बात बता रहा हूं। 1968 तक आईबी जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखती थी, एक समझौते के तहत, रिटन समझौते के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत के देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या उसने किया है, क्या क्या इसमें कमियां हैं, इसकी रिपोर्ट बनाती थी। और रिपोर्ट यहां से सील हो करके ग्रेट ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 को हर महीने भेजी जाती थी। 47 के बाद भी गद्दार बड़े अंदर तक थे।
ये हुआ है आपके साथ। और आपको एक कहानी सुना दी गई कि 1947 में भारत आजाद हुआ है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, न यहां न ग्रेट ब्रिटेन की आर्काइव में कोई डॉक्यूमेंट नहीं। इतना बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना। लोग घरों में बोलते होंगे, एक आध समाज में कोई झूठ चलता होगा, लेकिन पूरे राष्ट्र के सामने झूठ बोला। और 70 साल से हम उस झूठ को आगे बढ़ा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ। इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, अगर आपको कोई इसमें नई बात कहनी हो तो मेरा पर्सनल ईमेल है, उस पर भेजिएगा। 15 अगस्त 1947 के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, इट्स ए ट्रांसफर ऑफ पावर। सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। और उसकी मिसाल बताता हूं। भारत का संविधान, जिसको हम बहुत मानते हैं, ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की फोटोकॉपी है। संविधान सभा की मीटिंगें हुई, ये बताया गया, वो बताया गया। आज भी अकोला की पुलिस को अगर यहां कोई हो तो मैं उनको बताना चाहता हूं, अपने सीनियर से पूछें। जो पुलिस की वर्दी में है वो भी हमारा भाई है। कुछ बाध्यताओं के कारण उसके ऊपर कुछ नियम होंगे, इसलिए हो सकता है कि वो बहुत सी बातें न कह पाए। 1860 आज भी भारत की पुलिस 1860 के कानून से गवर्न हो रही है। आज भी एविडेंस एक्ट जो पुलिस चलाती है वो 1861 का कानून है। आप आजाद हो गए। उस आजादी की एक मिसाल आपको बताता हूं। 1946 की 6 ऐसी घटनाएं हैं जिससे आपको लगेगा कि ये घटनाएं किसी इतिहास की किताब में इस तरह से क्रमबद्ध क्यों नहीं की गई थी, क्यों इनका जिक्र कहीं अलग मिलता है और वो ऐसा लगता है कि एक घटना वहां घटी है, एक घटना वहां घटी है, ताकि लोग समझ ही ना पाए। यह कहा गया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री फूल वाले चचा थे। अब कोई ये पूछे कि उनको शपथ कब दिलाई गई थी, किसने दिलाई थी, तो आपके पास एक स्वाभाविक सा आंसर होगा कि 15 अगस्त 1947 को दिलाई गई थी। यही डेट है आपके पास? हाँ ना में बताइए। ये झूठ है। 1946 में अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हो गया था और उस समझौते के तहत 6 घटनाएं घटी हैं। तब आप उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जनवरी के अंदर देश की 15 प्रांतीय असेंबलियों के अंदर चुनाव होना था। उन चुनाव के अंदर जो कुल संख्या थी 15 प्रांतीय असेंबलियों की 1585 थी, 1585 टोटल सीटें थी। मुसलमानों के लिए 429 सीटें रिजर्व थी। टोटल रिजर्व सीटें 492 थी जो मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, मुसलमान 492 में से मुस्लिम लीग के लोगों ने 429 सीटें जीती, बाकी कांग्रेस ने जीती, सरकार बन गई। तो जैसे ही ये बनी, आप अक्सर ये पढ़ते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान वहीं था खेल सारा।
अंग्रेजों को लग गया कि सत्ता का हस्तांतरण करना है, तो कैबिनेट मिशन ने अपनी उस पूरी चाल को पिताजी के कान में बताया। और पिताजी ने फिर क्या किया? जनवरी में चुनाव हुआ, मार्च के अंदर एक घोषणा हुई कि कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है। नोटिफिकेशन हो गया कि कौन कौन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि 1940 में आज के झारखंड की राजधानी रांची के पास एक शहर है रामगढ़। कांग्रेस के रामगढ़ के अधिवेशन में मक्का में पैदा होने वाला 1888 में जो मक्का में पैदा हुआ, 1904 में भारत आया और देश का 1947 से लेकर 1958 तक देश का पहला गृह मंत्री बना, जो न किसी स्कूल में गया, न केजी में गया, न मदरसे में गया, न किसी गुरुकुल में गया। उस आदमी का नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। 40 में अध्यक्ष बना, 46 तक रहा, लेकिन नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसने पिताजी को बता दिया था कि अंकल का क्या प्लान है, इसे एग्जीक्यूट करना आपका काम है। लेकिन वो धन्य है, वो महान कांग्रेसी हैं। मैं खोज में लगा उनकी, यकीन मानिए कोई निजी झगड़ा नहीं है। जिस दिन भी मुझे एक एक का नाम पता चलेगा, मैं भरी सभा में जो भी मेरी आखिरी प्रोग्राम होगा, मैं उसमें चिल्ला चिल्ला के उनको सैल्यूट करूंगा। या आपको ताज्जुब होगा कि जब चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी से नाम मांगे गए, कांग्रेस पार्टी के वो महान नेता कहां हैं जिन्होंने नेहरू को अपना उम्मीदवार तक नहीं बनाया। लेकिन पिताजी के कान में जो बात थी, उनको एजेंडा सेट करना था। जब उन्हें पता कि कांग्रेस के लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए चचा जान का जो है नाम ही नहीं दिया है, तो पिताजी बड़े दुखी हो गए। फिर पिताजी ने अपने डंडे का कमाल दिखाया और फिर वो चारों तरफ घूमे, बोले भाई देखो जो भी कुछ है, लेकिन मेरी पहली पसंद तो नेहरू है। ये पहली बार उन्होंने अपनी पसंद सार्वजनिक की थी। लेकिन उनसे भी ज्यादा धन्य कौन कांग्रेसी हैं? गांधी जी के कहने से गांधी जी को पार्टी अध्यक्ष पद में शामिल किया गया, क्योंकि उसी अध्यक्ष पद के चुनाव में सरदार पटेल भी थे, पट्टाभी सीतारमण भी थे। लेकिन इस सब के बावजूद, इससे आपको दो बातें साफ करना चाहता हूं। ये मत कहिए इस कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। उसमें भी कैसे लोग थे, कितने कद्दावर लोग थे, कितने विजनरी लोग थे, लेकिन चापलूस ज्यादा थे। 15 प्रांतीय असेंबलियों ने अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना गुप्त मतदान पैक करके दिल्ली भेजा। पिताजी को थोड़ा थोड़ा अंदाजा था कि गड़बड़ ना हो, तो पिताजी ने क्या काम किया कि जो उनके सबसे नजदीकी थे, सबसे भरोसेमंद थे, उनको इंचार्ज बनाया इस पूरे प्रोसेस का कि आपकी देखरेख में पेटियां खुलेंगी, आप इंचार्ज हैं। लेकिन उस महापुरुष को भी मैं इसी मन से, हर मन से जहां जहां बोलता हूं नमन करता हूं कि ऐसे लोग हमारे बीच थे। वो उस सब के बावजूद भी गांधी का सम्मान उनको कहीं ठेस ना लगे, वो सब माना। लेकिन जाने से पहले हम जैसे लोगों को ताकत दे के गए कि तुम कोई बात कहोगे, उसके लिए मैं तथ्य लिख के जा रहा हूं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उन तथ्यों को खोजना जो दफन कर दिए गए।
गांधी जी के साथ सबसे ज्यादा रहने वाले आचार्य जेबी कृपलानी को उस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनाया कि आपकी देख रेख में पेटियां खुलेंगी। बहुत सीधे से आदमी थे, बहुत उनका नाम नहीं आता, ऐसे लोगों का कहां हम नाम लेते हैं। पेटियां